हम बात कर रहे हैं बरामदा भुट्टी साहब से, जो इस वक्त अलहदगी की बात करते हैं बलूचिस्तान की, और कहते हैं कि उनकी जो मकबूलियत है बलूचिस्तान में वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा लोग इस वक्त अक्सरियत एक बलूचिस्तान की अलहदगी की बात करती है। बरामदा भुट्टी साहब, इससे पहले कि मैं परवेज मुशर्रफ की आप पर लगाए हुए इल्जामात पर जाऊं, थोड़ी देर पहले आपसे जो बात हो रही थी, नजर ये आता है साहब, जब तक सरदार हुकूमत में रहते हैं उस वक्त तक उनको कोई मसला नहीं होता, कोई अलहदगी की बात नहीं करता, तमाम मामला ठीक ठीक चलते रहते हैं। जब हुकूमत से बाहर जाते हैं, पैसों का मसला बनता है, ये एक इल्जाम सरदारों पर लगता है कि खुद तो बहुत तरक्की करते हैं, खुद बहुत दौलत है, लेकिन बलूचिस्तान बेचारा गरीब रह जाता है पीछे। भाई एक तो चीज सबसे पहले यह है कि अगर दौलत है तो दौलत, ये अगर किसी सरदार के पास कोई ज्यादा दौलत है, ये कम है, वो तो एक वो आप कह सकते हैं, मैं इसके लिए क्या लफ्ज उर्दू का मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा है, कि किसी का दिया हुआ तो नहीं है या किसी से हमने मांगा तो नहीं है, भीख में तो नहीं मांगा है, हमारा अपना दौलत है। और इसकी और बलोच कौम में जो एक बैकवर्डनेस है, उसकी वजह क्या वजह है, कौन सी चीज है जो बलोच डेवलपमेंट के लिए पंजाब ने या फेडरल ने की, जिसमें हम सरदार या कोई और तबका या मैं या मेरा ग्रैंडफादर रुकावट बना कि ये आप रोड बनाते हैं और उन इलाकों में जहां पर आपको डीप वेल्थ की जरूरत है। लेकिन सर एक आर्गुमेंट ये तो होगा कि आप अपनी जेब से तो लगा दें गरीब लोगों पर। बलूचिस्तान के लोग आप कहते हैं बहुत गरीब है, उन पर अपनी जेब से तो पैसा लगाया जा सकता था। नहीं, जेब से भाई इतना पैसा तो नहीं लगाया जाता कि पूरे कौमों की लाइफस्टाइल चेंज हो। इतना पैसा तो हमारे पास आपको किसने बताया कि हम कोई बिलियनर हैं या कोई मल्टी बिलियनर है, जो कहा जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ पैसे थे मेरे ग्रैंडफादर के साथ, आपने वो क्यों सामने नहीं लाए मुशर्रफ ने? अगर इतने ही साबित करना चाहते थे तो उनकी डेड बॉडी भी दे देते हमें, और जो पैसे थे वो बिला शक ले जाते। लेकिन एक बार आपको तो इजाजत देते, आप मीडिया वालों को, कि आप जाए देखें क्या है क्या नहीं है। ठीक, मैं परवेज मुशर्रफ साहब का एक इल्जाम देखें, आप बलोच अवाम की हकूक की बात करते हैं। एक कलपड़ कबीला है बलोच, ये भुट्टी का सब ट्राइब है। परवेज मुशर्रफ साहब उसके बारे में क्या कहते हैं कि आपने उन पर क्या जुल्म किए, जरा सुनिए और उसका जवाब दे दीजिएगा। ये भुट्टियों का एक सबसे बड़ा ट्राइब है कलपड़ सब ट्राइब, कलपड़ भुट्टी। उसका एक था लीडर जो खान मोहम्मद कलपड़ था, उसके बच्चों को इसने कत्ल कर दिया था भुट्टी ने, और 60,000 लोगों को इसने पंजाब और सिंध में भेजा हुआ था। उसका वो कैंटों में सड़ रहे थे वहां 15 साल से, हमारे आने से पहले। तो लोग एक जेनोसाइड की बातें करते हैं दुनिया में, इन लोग सबसे बड़ी जेनोसाइड ये यहाँ ये भुट्टी कर रहा था अपने लोगों के साथ, अपनी भुट्टियों के साथ। जी बरामदा भुट्टी साहब, आपको याद होगा जब अकबर भुट्टी साहब को कत्ल किया गया तो उसके बाद सबसे पहला काम कलपड़ों को वापस लाया गया, और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अकबर भुट्टी साहब के खिलाफ। 60,000 लोगों को आपने अपने इलाके से बाहर निकाल दिया क्योंकि आप उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते। बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, और यही तो है। मैं कहता हूं कि आप जो मीडिया भी है, अभी जो अमेरिकन मसला हुआ, मैं उसी तरफ बिल्कुल आ रहा हूं। अभी आपको पंजाब की फिक्र ज्यादा है बनिस्बत बलूचिस्तान की। अगर आपको बलूचिस्तान की फिक्र होती तो आप पिछले 1.5-2 सालों से आप बलूचिस्तान पर इसी तरह डिबेटें, मैं नहीं कहता हूं मुझसे करें, आप ये डिबेटें करते कि बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में आप विजिट करते, आप ये अपनी टीवी या अपने डिबेटों में लाते कि कौन से एरियाज हैं जहां नो गो एरियाज हैं। आपने नहीं की। अभी पंजाब की शायद अभी अमेरिका एक्शन में आ रहा है, और कुछ शायद अभी इसकी इन कमेटीज और इन बातों से शायद अब पंजाब की वजूद को खतरा हो, इसीलिए आप इसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं अभी आता हूं आपके सवाल की तरफ। उस वक्त भी आपको याद होगा 2-3 मीडिया पर आप लोगों ने इन्हीं लोगों को बिठाया, और बात शुरू करने से पहले आप ये कह रहे थे, आज आप नाजरीन जो कुछ देख रहे हैं ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। भाई आप कैसे जानते हैं हकीकत है? आपने जाके गिनती की, आपने देखा कि इनके साथ जुल्म हुआ। अगर आप उसी मुशर्रफ का साथ दें तो वो तो फिर एक ही बात है, फिर तो बहस ही खत्म है। ये आपके ARY पर डिबेट हुए, ये जियो पर हुए, एंकर खुद
बात शुरू होने से पहले कह रहे हैं कि आप आज नाज़रीन आप जो कुछ देख रहे हैं एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। आप काउंट करते उसी वक्त, आपको कोई पाबंदी तो नहीं थी। अगर पंजाब में थे आप जाते काउंट करते, ये 60,000 है या 60 है या 200 है, कितने हैं आप जाते, आपको कौन रोक रहा था? नहीं है। कल पर सब ट्राइब इज नॉट अ लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ बुक्टी। सबसे बड़ा बुक्टी का ट्राइब है पेरुजानी, उसके बाद है कलपर, उसके बाद है, और कलपर में भी ये एक शाख है। कलपर में 12 शाख है, 12 शाखों में भी ये एक शाख है जिसको ये मेंशन करता है। और उस शाख में उनका इल्जाम दुरुस्त है के लोग उसी वक्त भी सुई मुफ्ती साहब, इल्जाम दुरुस्त है परवेज मुशर्रफ का? जी, इल्जाम दुरुस्त है कि आपने उनके बेटों को मरवा दिया और उनको सूबा बदर कर दिया? नहीं, हमने किसी को नहीं मरवाया। ये एक कबायली लड़ाई जरूर था। जब हमारे अंकल कोयटा में शहीद किए गए, इन्हीं ऐसी सब ट्राइब जो मैं कहता हूँ एक बंदुलानी है, और उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद उनके 3 बेटे मारे गए। और मैं इसे इनकार नहीं करता, ये एक ट्राइबल, उसके बाद ये लोगों ने इलाका छोड़ दिया और वो चले गए मुल्तान। और इलाका छोड़ा या इलाका छुड़वाया गया उनसे? सर बिल्कुल आप कह सकते हैं छुड़वाया गया। ये एक ट्राइबल लड़ाई था। पहले मतलब हमारे अंकल को शहीद किया गया, वो भी एक एक्शन था ना, वो भी एक नहीं। लेकिन अगर कोई आपके अंकल को शहीद करे, आप उनको सूबे से बाहर निकाल देते। आप जिनके अंकलों को शहीद करने के बाद मुफ्ती साहब इसी आर्मी ने इनको प्रोटेक्शन दी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि कोई आपके अंकल को शहीद करे, वो सूबे से बाहर निकाल दिया जाता है। आप जिनके अंकलों को शहीद करते हैं वो किधर जाएंगे? मैं ये नहीं कहता हूं उनको सूबे से निकाला गया, मैं ये कहता हूं जिसने इस तरह की एक्शन की उनको पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन दी। आप उनको पकड़ने के बजाय अगर प्रोटेक्शन दे तो लोग क्या करेंगे? तो लोग खुद ही वही कार्रवाई करेंगे जो आपको करना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर बुक्टी साहब जेल में डालते या सजा देते, जो भी करते सर, आप करते तो सही। आप तो उनके घर के पहले आप खड़े हुए थे, 2-3 चेक पोस्ट आपकी लगी हुई है कि भाई इनको, इनसे अगर कोई आए तो सबसे पहले हम हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं साहब के कम से कम टेक्स्ट में लिखा है अकबर बुक्टी साहब ने अपना पहला कत्ल 15 साल की उम्र में किया था। बात दुरुस्त है? मैंने भी है पढ़ा, मैंने भी है, मैं साथ में नहीं था उस वक्त। लेकिन फिर उनको भी पकड़े जाना चाहिए। लेकिन चले, ये तफसील बहुत चली जाती है दूर। दूसरा मेरा ख्याल है आप बुक्टी साहब के कत्ल के वक्त, उनको कत्ल करने के वक्त गलत टीवी चैनल देखते रहे, गलत मेरा ख्याल है प्रोग्राम्स देखते रहे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर बड़े वाज़ेह और खुले अंदाज में हुकूमत पर तनकीद की। हम क्या आपको जवाब देंगे? हम तो मुशर्रफ साहब के दौर में बंद भी हुए उस वक्त, जो ठीक है वो ठीक है। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मीडिया ये बता रहा हूं, मैं क्योंकि उसका हिस्सा था। मैं 2-3 ने की। हाँ, मैं मीडिया का 3 लोगों ने 2-3 लोग की। आप भी जानते हैं, बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ऐसे किसी गलत नाम ले लूं तो मैं आपको जरूर आपकी तरफ ईमेल करूंगा, भिजवाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है। आपका एयरवाई से था और एक जियो से थे या 2 जियो से थे। तो इन तमाम इनको ऑर्गेनाइज, मेरा ख्याल है मैं एक नाम तो समझ गया, लेकिन मैं भी टीवी पर ले नहीं सकता इस वक्त। लेट्स लीव इट एट दैट। लेकिन आपको पता है कि हर दौर में इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ देखने वाले बहुत से लोग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2 या 3 लोग हुकूमत के साथ थे तो सब के सब हुकूमत के साथ ही थे। लेकिन साहब ये इस किस्म के जुल्म तो सारों के साथ हुआ। एक और इल्जाम आप पर परवेज मुशर्रफ साहब का, आखिरी इल्जाम में पहले आपको मुशर्रफ साहब का बता दूं, उसके बाद थोड़ी सी आगे ऑप्शंस की बात करेंगे। सुनिएगा मुशर्रफ साहब और क्या इल्जाम लगाते हैं पाइपलाइंस फाड़ने का। 65 फरारी कैंप, ये आउटलॉज के कैंप पूरे बलूचिस्तान में बिखरे हुए, कभी चाइनीज को मार देते हैं, कभी कोई और लोगों को मारते हैं पकड़ के इनके, और उनको अपने आप को दिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान से अलग होने की सोच रहे हैं। हर रोज गैस पाइपलाइन को रॉकेट मार के उड़ा देते थे, हर रोज इलेक्ट्रिक पाइपलाइन मार के उड़ा दिया, बिजली खत्म हो गई। रोजाना रेलवे लाइन उड़ा दी या ब्रिज उड़ा दिया। एक दिन में सुई प्लांट जो हमारा बहुत बड़ा प्लांट है, उसके ऊपर 450 रॉकेट फायर कर दिए सुई प्लांट। एक दिन में 450 रॉकेट, 65 फरारी कैंप। जब आप रियासत को हिट करेंगे बुक्टी साहब, रियासती इंस्टॉलेशंस, ये एक डिबेट है कि वो आपकी है, रियासत गलत कर रही है आपके साथ, लेकिन जब आप हिट करेंगे रियासत आपके उसका जवाब तो देगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दावे करना, बातें करना आसान है गला फाड़ के,
لیکن 5 سال ہو گئے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان انڈر کنٹرول، پاک جوان وہاں موجود ہیں، اور کبھی تو کہتے ہیں جوان نہیں ہے، خیر وہ تو کوئی اگر جائیں گے آپ لوگ دیکھیں گے، میں ایسی بات کروں مناسب نہیں ہے. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ناؤ. آپ جائیں دیکھیں، ابھی کوئی نہ کچھ نہیں ہے وہاں پر ڈیرا بگٹی میں، سوئی میں یا کولو میں یا ان ایریاز میں جہاں آپ جائیں دیکھیں. اس طرح آپ کہتے ہیں یہ چیزیں ختم ہوں گی، لیکن آرمی چیف نے یہ ضرور کہا مفتی صاحب میں پھیل گئی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم یہ تو یہی تو بحث ہے. آپ اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسٹس ہیں یہ یا پاکستانی نیشنل ریسورسز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بلوچ نیشنل ریسورسز ہیں، یہ ہمارے ریسورسز ہیں، بلوچ قوم کے ہیں، ان کا جو فائدہ ہے بلوچ قوم کا ہے. اگر آپ اس پہ بحث کریں گے تو یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہے. آپ کہتے ہیں میرے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے ہیں. بالکل ٹھیک سر. یہ لیکن آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہمارے ہیں اور آزادی آپ کو چاہیے پاکستان سے، یہ بڑا ریسنٹ فینومینا ہے. یہ فار دا لانگسٹ ٹائم آپ نے یہ نہیں مانگا، لیکن میں اس کے اوپر جاؤں گا. آپ کو عطاء اللہ مینگل صاحب کا ایک بیان جو بی بی سی کے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا، اولڈ وزڈم ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے مجھے بتائیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان آزاد ہو بھی گیا تو بڑی طاقتوں کا غلام بن جائے گا اور ایک اس سے بھی بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا جس میں بلوچستان آلریڈی موجود ہے. یہ سردار عطاء اللہ مینگل صاحب نے یہ بات کہی ہے. بات بھی درست ہے. آپ آزاد ہو کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو پلیٹ میں رکھے آزادی کر کہیں گے بھائی جاؤ عیاشی کرو؟ میں سمجھتا ہوں ایک غلام کا غلام بننے سے بہتر ہے ڈائریکٹ اسی کا غلام بننا. اگر بننا ہی ہے تو کچھ تو ایک غلام سے تو جان چھٹ رہا ہے، پھر شاید دوسرے سے کچھ اور جدوجہد کرنا پڑے. ہم تو پہلے تو ایک غلام کے غلام ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بڑی قوتوں کی غلامی کرنی پڑے آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ پہلے تو ہم اس کے غلام ہیں جو اس بڑی قوت کا خود غلام ہے. ٹھیک فرمایا آپ نے. مجھے بتائیے ہربیار مری صاحب نے آپ کو ایک چارٹر دیا. جی. اختر مینگل صاحب کے ساتھ آپ کی ہے کچھ بات چیت، ان کے ساتھ شیئر کیا اس چارٹر کو آپ نے؟ جی میں نے چارٹر شیئر نہیں کی، ویسے گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہ بتائیے گا سر، میں اب پروگرام کا آخری حصہ آ گیا، اگر آپ کل آزادی کا اعلان کرتے ہیں یا وہ تحریک زور پکڑتی ہے، کیا جو اس وقت چیف منسٹر ہیں اسلم رئیسانی صاحب آپ کی حمایت کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں ابھی جو چپ ہے بھی یہ کرسی ان سے چپ کرائی ہوئی ہے اور وجہ کرسی ہے. میں سمجھتا ہوں سپورٹ کریں گے، لیکن میں 100% نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو میجورٹی آج اس سسٹم کا حصہ بنی ہوئی ہے وہ سپورٹ کرے گی. کیونکہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھے ہوں گے شاید جو منسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ بات ابھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے خود دیکھے تھے ایف سی کے لوگ بلوچوں کو پکڑ کے لے گئے تھے، دوسرے دن ان کی لاشیں ملی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب شاید وہ ایسی چیزیں حرکات ہو رہی ہیں کہ وہ شاید وہ لمٹ کراس کر رہے ہیں چپ رہنے کا. صاحب آخری سوال میرا آپ سے، کوئی آپشن موجود ہے ریاست کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کا، یا پاکستان ہم تو مانتے ہیں بلوچستان فی الحال پاکستان کا آپ حصہ ہیں پاکستان کا، کوئی آپشن موجود ہے مذاکرات کے لیے؟ حصہ بالکل تھے اور بظور طاقت ہمیں کیا گیا اور شروع سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی رضامندی ایک طریقے سے ظاہر کی کہ کچھ اگر ہمیں بھی برابری کے حقوق اور تمام چیزیں ملیں. لیکن آپ کے سامنے ہے آپ کا سوال کا آپ اگر برابری کے حقوق دیے جائیں بگٹی صاحب، آپ اگر دیے جائیں تو یقین کرتا ہوں ڈائلاگ پر اور ہماری پولیٹیکل سوچ ہے. لیکن ایجنڈا کیا ہوگا؟ اگر آزادی پہ بات کریں گے ہم بالکل بات کریں گے بلوچ کی خود مختاری، بلوچ کو غلامی سے نجات، بلوچ کی خود مختاری کو چیلنج نہ کیا. سر برابری اور آپ کے حقوق اگر اس پر بات کی جائے کریں گے، کہیں گے آپ کو آپ تمام حقوق دیتے ہیں. ہمارے حقوق میں تو سب سے پہلے ایک انسان کا حقوق ہے ہمیں آزادی دی جائے. اس کے بعد سب سے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزادی چھوڑ دیں، آپ کو غلام رکھیں گے، بعد میں آپ غلامی کے اندر آپ اپنے حقوقوں کی بات کریں. ایک آپ کو بڑا اچھا غلام بنائیں گے بھائی، آپ کو ایک بڑا ڈیولپڈ غلام بنائیں گے. چلیں یہ آپ کا نقطہ نظر. بگٹی صاحب ایک بریک کا وقت ہوا، ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں.